हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द स्टेप्स इन अ डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। अब आपको डिसिप्लिनरी प्रोसीजर अकर करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप है आप कंप्लेन करोगे। आप किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो, सो उस चीज के अगेंस्ट आप डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहते हो, सो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कंप्लेन करोगे और एक इंक्वायरी होगी जो कि बहुत ही फर्स्ट स्टेज इंक्वायरी होगी, या उसे हम बोल सकते हैं preliminary inquiry होगी. So first step is complaint and preliminary inquiry. So this must indicate the grounds as to where this is substance in complaint calling for the disciplinary action. अभी आपको एक्शन लेना है, सो आप इसमें सबसे पहले इंक्वायरी बिठाओगे और पता करोगे कि किन ग्राउंड्स पर आप उनके अगेंस्ट चार्जेस लगा रहे हो। सो स्टेप्स इन द डिसिप्लिनरी प्रोसीजर में सबसे पहले आएगा कंप्लेंट करना, और इंक्वायरी बैठेगी कि किस ग्राउंड पर या किस मतलब मुद्दे पर आप उस पर्सन के अगेंस्ट डिसिप्लिन के चार्जेस लगा रहे हो। सेकंड है, उसके बाद आप इशू करोगे चार्जशीट। अब आपने कंप्लेंट तो डाल दी, कंप्लेंट कैसे डलेगी, थ्रू द इशू ऑफ चार्जशीट। ठीक है, वंस द केस ऑफ मिसकंडक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, चार्जशीट इज इशूड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो जो डीए है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, वो एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा, मतलब चार्जशीट इशू करेगा, जिसमें प्रॉपर ग्राउंड्स लिखे होंगे कि किन चार्जेस पर इंक्वायरी बैठी है और कंप्लेंट लगाई जा रही है। उसके बाद थर्ड चीज क्या आ जाती है, अब आपने उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी, चार्जशीट फाइल होगी, शो कॉज नोटिस उनके पास चला गया। अब वो ऑब्वियसली उनको एक चांस दिया जाएगा कि एक्सप्लेनेशन दे। सो कंसिडरेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन। सो एम्प्लॉय क्या है, एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द एम्प्लॉय इज सेटिस्फैक्टरी और नॉट। जो भी डीए है, जो डिसिप्लिनरी एक्शन वाली अथॉरिटी है, वो चेक करेगी कि जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी। क्या पॉइंट है, सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, आप कंप्लेन करोगे और उनके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठेगी, देन चार्जशीट इशू होगी, देन एक्सप्लेनेशन आएगी। फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगी एंड सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी। सस्पेंशन का मतलब है चार्जेस आर सीरियस नेचर, तो सस्पेंशन ऑर्डर में बी सर्व्ड। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल कई बार इंक्वायरीज क्या होती है, वो बहुत ही सीरियस इशू के लिए होती है। तो जब तक वो पर्सन प्रॉपर्ली इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाता, सो उसके अगेंस्ट जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती, उस टाइम के लिए सस्पेंशन लग जाता है। सो व्हेन द चार्जेस आर वेरी सीरियस इन नेचर, उन केसेस में सस्पेंशन ऑर्डर हो जाता है और उस पर्सन को सस्पेंशन पीरियड को क्या करना पड़ता है, सर्व करना पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, सस्पेंडेड एम्प्लॉय मस्ट टू बी पेड इक्वल टू वन हाफ फॉर द वेजेस फॉर द फर्स्ट 90 डेज ऑफ सस्पेंशन। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी सर्वेंट है, वो अभी तक गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ है, पर जब तक इंक्वायरी चल रही है उस टाइम तक उसको सस्पेंड कर दिया गया। सो उस केस में ऑब्वियसली अब उसको हम पूरी वेजेस तो नहीं दे सकते। सो जो फर्स्ट 90 वाले डेज है ना, सो उसके जितने भी वेजेस हैं उसको कितना पे किया जाएगा, उनका हाफ पे किया जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन है, जब तक ये प्रॉपर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता ड्यू टू द एम्प्लॉयज कंडक्ट, उस टाइम तक रिमेनिंग पीरियड के लिए उसको 3/4 ऑफ द वेजेस पे किए जाएंगे। सो फर्स्ट 90 डेज के लिए तो उसको हाफ ऑफ द वेजेस दिए जाएंगे। उसके बाद जो बाद वाला पीरियड है, अगर उसके बाद तक भी इंक्वायरी चलती है, सो रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन के लिए अगर डिले रहता है, 3/4 ऑफ द वेजेस उस एम्प्लॉय को दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी सिर्फ हमने सस्पेंशन की बात की है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी। होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी क्या है, इंक्वायरिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड, जो भी फेयर अपॉइंटेड अथॉरिटी है, ताकि वो जितने भी विटनेस वगैरह उनको एग्जामिन कर सके, तब तक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। सो हमने सबसे पहले पढ़ा कि सबसे पहले कोई भी कंप्लेंट होगी, फिर उसकी चार्जशीट फाइल हो जाती है, देन उसको एक मौका दिया जाता है एक्सप्लेनेशन का। उसके बाद अगर डीए सेटिस्फाइड नहीं होता, वो सस्पेंड कर सकता है, सस्पेंशन हो सकता है एंड उसके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठ जाती है फिर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट। अगर वो बंदा फाइनली पाया गया कि उसने गलत किया है और उसके अगेंस्ट उसको मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी पाया गया, सो उसको डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है, उसको किसी भी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को दिया जा सकता है, मतलब विदाउट नोटिस, या डिस्चार्ज कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स आगे हम पनिशमेंट के पढ़ेंगे, उसको किसी भी तरीके से पनिशमेंट लगाई जा सकती है।
अब अपील भी हो सकती है। अब अपील में बी प्रेफर्ड बाय द ऑफिसर अगेंस्ट द पेनल्टी अवॉर्डेड। अगर वो बंदा को लग रहा है कि यार मैंने तो इतनी गलती भी नहीं थी जितनी बड़ी मुझे सजा मिल गई, या उसको लगता है कि उसकी गलती ही नहीं थी, उसको पनिशमेंट मिलनी ही नहीं चाहिए, तो वो अपील कर सकता है। ठीक है, अपील में बी प्रेफर्ड बाय ऑफिसर अगेंस्ट द पेनल्टी अवॉर्डेड इन द केस ऑफ पनिशमेंट इज नॉट कन्विंसिंग एंड अपीलेबल टू हिम। तो वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में जाके या फिर लेबर कोर्ट्स में जाके क्या कर सकता है, अपील कर सकता है कि जी मेरी तो गलती नहीं थी, मुझे पनिशमेंट ऐसे ऐसे, मतलब जो भी इसकी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आगे अथॉरिटीज के पास जाके क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। इतना समझ आ गया। सो ये हमारा प्रॉपर पूरा प्रोसीजर है जिस तरह से हमारा जो स्टेप्स है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर में वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट है एक 16 सेशन हुआ था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में 1958 में। एक इसमें ना एक चीज आई थी कि कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है। तो थोड़ा सा हम कोड ऑफ डिसिप्लिन के बारे में जान लेते हैं। कोड ऑफ डिसिप्लिन लेज एम्फेसिस ऑन एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशंस एंड प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पीस। कोड ऑफ डिसिप्लिन मतलब प्रॉपर पीस है किसी भी इंडस्ट्री में। इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सेल्फ imposed and mutually agreed upon voluntarily principles. So code of discipline में आप mutually agree करके खुद ही voluntarily principles बना लेते हो कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में किसी भी इंडस्ट्री में कैसे रिलेशंस रहेंगे। समझ आ गया कोड ऑफ डिसिप्लिन का। मेन हमने इसमें बस यही जाना है कि जितने भी हमारे प्रॉपर स्टेप्स हैं जब कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीजर लिया जाता है वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको कोड ऑफ डिसिप्लिन तो एक्सप्लेन कर ही दिया। सो कोड ऑफ डिसिप्लिन में वॉलंटरली वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अब डिसाइड कर लेते हैं कि हम कैसे क्राइटेरियाज पर डिसाइड करेंगे। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कोड ऑफ डिसिप्लिन के। सो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है वो एक दूसरे की जितने भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है उनको कंसीडर करेंगे और वो एक दूसरे की पार्टीज का आपस में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे। अब जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक दूसरे का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे तो एक दूसरे की गलतियां बाहर आएंगी और जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने में हेल्प करेंगे। तो जब प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है तो इंडस्ट्री में डिसिप्लिन आएगा, वर्क स्टॉपेज या इरिटेशन वगैरह नहीं होंगी क्योंकि एक दूसरे के हकों के लिए दोनों आपस में इकट्ठे आके बातचीत कर रहे हैं। जितनी भी वायलेंस है या कोर्शन वगैरह है वो सब एलिमिनेट हो जाएगी। इंडस्ट्रियल रिलेशन से प्रॉपर ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर इन केस कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं दोनों पार्टीज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय म्यूचुअली क्या करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, वॉलंटरली आर्बिट्रेट करेंगे एंड कॉन्सिलिएशन करेंगे। ये टर्म हम आगे वीडियो में डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब क्या है, ग्रीवियंस में भी ओवर्टली एक्सप्रेस भी हो सकती है, वर्बल में भी हो सकती है, रिटर्न में भी हो सकती है। वो किसी भी फॉर्म में कोई भी जो ग्रीवियंस है वो हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी ग्रीवियंसेस है, ग्रीवियंस का मतलब समझा देती हूँ कि ग्रीवियंस होता क्या है। ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ग्रीवियंसेस में क्या क्या चीजें आएंगी। तो ग्रीवियंसेस में कोई भी कंप्लेंट आ जाएगी जो कोई वर्कर कर रहा है या ग्रुप ऑफ वर्कर्स कर रहे हैं या फिर ट्रेड यूनियंस कर रहे हैं। ठीक है, बाय एन एम्प्लॉयर या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं। मतलब ग्रीवियंस ये नहीं कि हम सिर्फ वर्कर्स की कंप्लेन कंसीडर करते हैं। आईएलओ दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कोई भी कंप्लेंट जो कोई वर्कर कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स कर रहे हैं, ट्रेड यूनियंस कर रहे हैं या फिर कोई एम्प्लॉयर कर रहा है या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन कर रही है जिसमें कोई भी एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो पा रहा है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज वगैरह, वो सारी हम ग्रीवियंस में कंसीडर करते हैं एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर कब सेटअप हुआ था। 1969 में हुआ था, जिसमें विजुअलाइज करी गई थी बहुत सारी ग्रीवियंसेस एज अराइजिंग, जितनी भी कंप्लेंट्स थी वो अराइज हो रही थी वो सब इसमें रिड्रेस करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है लीगल फ्रेमवर्क क्या है अगर कोई भी दिक्कतें आती हैं। तो थोड़ा सा हम लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं इस चीज का। मॉडल स्टेटिंग ऑर्डर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग क्या है, एक सेक्शन 49 है किस एक्ट का, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो कौन से ईयर का है, 1948 का है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपॉइंटमेंट किए जाएंगे वेलफेयर ऑफिसर्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी फैक्ट्री जहां पर एम्प्लॉइंग है 500 या 500 से ज्यादा वर्कर्स, उसमें क्या है वेलफेयर ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे और ग्रीवियंस रिड्रेस करने के लिए कमिटीज बनाई जाएंगी ताकि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, और जहां पर भी जनरल लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगता है, मतलब जहां पे भी 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं वहां पर प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी होगी ताकि वो वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर सके और जितना भी प्रॉपरली उनका डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो प्रॉपर लेबर कोर्ट्स के थ्रू हो सके।
ठीक है, ये थोड़ा सा लीगल फ्रेमवर्क हमने जान लिया। कोड ऑफ डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, ग्रीवियंस मतलब कंप्लेंट होता है, ये बेसिक थोड़ी सी हमने चीजें इसमें जान ली। ठीक है।